नमस्कार दोस्तों, बुक चिप में आपका स्वागत है। 1947 में हुए पहले कश्मीर युद्ध में भारतीय वायुसेना ने जो अपना योगदान दिया था, उसके ऊपर जो ये किताब लिखी है उसके समरी के बारे में ये वीडियो सीरीज़ में बना रहे हैं। इस सीरीज़ का ये तीसरा और आखिरी वीडियो है। आपने देखा होगा, पहले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से भारतीय वायुसेना की एक उड़ान ने श्रीनगर और पूरे कश्मीर घाटी को पाकिस्तान के कब्ज़े में जाने से बचा लिया। दूसरे वीडियो में हमने देखा कि गिलगित और स्कार्दू को भारतीय सेना नहीं बचा पाई, लेकिन लेह लद्दाख को किस तरह से भारतीय वायुसेना के एक जांबाज पायलट एयर कमांडर मेहर सिंह की एक उड़ान ने बचा लिया। उसी तरह इस तीसरे वीडियो में हम आज देखेंगे जम्मू कश्मीर के पश्चिमी सीमा पर, मतलब जम्मू साइड में जो लड़ाई हो रही थी, उस लड़ाई के बारे में। तो चलिए इस अद्भुत सफ़र की शुरुआत करते हैं। कश्मीर घाटी और लेह लद्दाख के साथ साथ जम्मू कश्मीर की पश्चिमी सीमा यानी जम्मू में भी ये लड़ाई बहुत ज़ोर शोर से चल रही थी। जम्मू के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मीरपुर, कोटली, पूंछ, झांगर, नौशेरा, भिम्बर और राजौरी शहरों को भी हमलावरों से खतरा था। इन सभी स्थानों पर महाराज की शाही सेना की तैनाती थी, क्योंकि हमने इसे पहले भी देखा है कि भारतीय सेना की पहली प्राथमिकता कश्मीर घाटी थी और इसीलिए जम्मू के पास ये जो सारे शहर थे, इनके रक्षा की जिम्मेदारी महाराज के शाही सेना के ऊपर थी। पाकिस्तान की सेना महाराज के शाही सेना के मुकाबले काफ़ी मजबूत थी और इसीलिए इन शहरों को काफ़ी ज़्यादा खतरा था। इन सभी शहरों को भोजन, हथियार, गोला बारूद और बाकी साजो सामान की काफ़ी ज़रूरत थी। भारतीय वायुसेना को भी इस पूरे इलाके में किसी भी मिशन को अंजाम देना काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा नज़दीक होने की वजह से भारतीय वायुसेना के द्वारा किसी भी मिशन में अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी पाकिस्तान की हवाई सीमा का उल्लंघन होने का काफ़ी खतरा था। लेकिन इसके बावजूद भारतीय वायुसेना ने अपने अतुलनीय शौर्य का प्रदर्शन करते हुए इन सारे शहरों को साजो सामान की आपूर्ति सुनिश्चित की थी। जम्मू में इस लड़ाई के शुरुआती कुछ दिनों में पाकिस्तान ने जम्मू के इन कुछ शहरों के कुछ जगहों पे कब्जा कर लिया था, लेकिन भारतीय वायुसेना के जो लड़ाकू विमान थे, उन्होंने दुश्मन के ठिकानों पे हमला करके उनको कमज़ोर कर दिया और भारतीय सेना ने वापस वो सारी जो जगह थी जिस पे पाकिस्तान ने कब्जा किया था, उनको वापस अपने कब्जे में ले लिया। जम्मू में हो रही इस लड़ाई में नौशेरा और पूंछ की लड़ाई काफ़ी महत्वपूर्ण है। नौशेरा की लड़ाई में अगर आपने द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में कुछ पढ़ा होगा तो आपको ब्लिट्ज़क्रीग नाम की एक युद्ध की तकनीक के बारे में आपने पक्का पढ़ा होगा। इसमें होता यह है कि सबसे पहले वायुसेना दुश्मन पे हवाई हमला करती है, उनको कमज़ोर करती है और उसके बाद थल सेना काफ़ी तेज़ी से वो जगहें जीतती चली जाती है। उसी तरह से नौशेरा में भी भारतीय वायुसेना ने हवाई हमले करके पाकिस्तानी सेना को कमज़ोर कर दिया और उसके बाद भारतीय सेना ने तेज़ी से अपनी कार्रवाई करते हुए नौशेरा पे कब्जा कर लिया था। नौशेरा की इस लड़ाई में भारतीय वायुसेना ने लगभग 6110 किलोग्राम का साजो सामान वहां पहुंचा के इस लड़ाई के जीत में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर हम पूंछ की बात करेंगे तो पूंछ में 40,000 से ज़्यादा निर्वासित फंसे हुए थे। इनमें सिख थे, इनमें हिंदू थे, इनमें छोटे बच्चे थे, महिलाएं थी, बूढ़े लोग थे। इसीलिए पूंछ का पाकिस्तान के कब्ज़े में जाना काफ़ी खतरनाक हो जाता।
आक्रमणकारियों ने पूंछ के दक्षिण में स्थित एक महत्वपूर्ण स्थान मेंढर को जीत लिया और पूंछ को चारों तरफ से घेर लिया। इसकी वजह से पूंछ का बाकी जम्मू कश्मीर राज्य से संपर्क पूरा टूट गया। गोला बारूद और बाकी साजो सामान की उपलब्धता भी काफ़ी कम थी। हमलावरों का सामना करने के लिए पूंछ में गोला बारूद, हथियार और बाकी साजो सामान, उसके साथ जो हम वहाँ पे 40,000 लोग फंसे हुए थे उनके लिए राशन, इन सब चीज़ों को वहाँ पहुँचाना काफ़ी ज़रूरी था। भारतीय वायुसेना के मालवाहू जहाज़ों ने ऊपर से पैराड्रॉप मतलब पैराशूट की मदद से ये पूरा ये पूरी रसद थी इसको नीचे डालने की कोशिश की। लेकिन अगर आप पूंछ की भौगोलिक स्थिति देखोगे तो पूंछ के आसपास काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ हैं और इन जो आक्रमणकारी थे ये इन पहाड़ों के ऊंची चोटियों पे अपनी जगह जमाए हुए थे, इसलिए वो ऊपर से पूंछ पे सीधा नज़र रख सकते थे। ऐसे में भारतीय वायुसेना के मालवाहू जहाज जब ये पूरी रसद को नीचे पैराड्रॉप करते थे तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो मदद थी वो पहाड़ों पे गिर जाती और क्योंकि पहाड़ों पे दुश्मन बैठा हुआ था इसीलिए नीचे पूंछ में फंसे हुए लोगों के लिए वो रसद किसी काम की नहीं होती थी। जो थोड़ी बहुत रसद वहाँ नीचे पूंछ में सही जगह पे गिरती थी वो वहाँ पे जो लोग फंसे हुए थे, जो सेना थी, जो 40,000 लोग थे, उनके लिए वो बिल्कुल भी मतलब उम्मीद से काफ़ी कम थी। अब ऐसे में पूंछ को कोई भी रसद पहुँचाने के लिए वहाँ नीचे विमान उतारना ये एकमात्र विकल्प उपलब्ध था। लेकिन पूंछ में उस वक्त कोई भी रनवे नहीं था। जहाज के उतारने के लिए वहाँ रनवे का होना काफ़ी ज़रूरी था। अंत में सेना ने वहाँ पे जो 40,000 लोग फंसे हुए थे उन्हीं की मदद से 600 गज का एक अस्थाई रनवे सिर्फ 6 दिनों में बना दिया। ये रनवे डकोटा विमानों के उतरने के लिए काफ़ी था। यह रनवे एक दिन में 10 उड़ानों को संभालने में सक्षम था। लेकिन रनवे के बनने से चुनौतियां खत्म नहीं हुई थी। आसपास के पहाड़ी में हमलावर छुपे हुए थे, इसीलिए जब भी कोई डकोटा जहाज नीचे उतरने की कोशिश करता था तो उस पे ये हमलावर गोलाबारी करते थे और इसीलिए विमान को नुकसान पहुंचने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं थी। लेकिन इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलट्स ने अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किया और पूंछ को रात दिन जो रसद की आपूर्ति थी वो सुनिश्चित की। जम्मू के इस पूरे पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय वायुसेना ने दुश्मन को चैन की सांस नहीं लेने दी। अगर पूंछ पे दुश्मन का कब्जा हो जाता तो इसके भयावह सैन्य और राजनीतिक परिणाम होते। लेकिन वायुसेना के बहादुर और दृढ़ निश्चयी जवानों ने या पायलट्स ने पूंछ को दुश्मन के हाथ में नहीं जाने दिया। पुस्तक के आखिर में लेखक ने इस पूरी लड़ाई का विश्लेषण किया है। इसमें उन्होंने भारतीय वायुसेना द्वारा निभाई गई भूमिका का विशेष रूप से उल्लेख किया है। क्या भारत को पाकिस्तान के इस योजना के बारे में पहले से कोई सूचना मिली थी और अगर मिली थी तो इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए थे? युद्ध के दौरान क्या क्या निर्णय लिए गए? इस युद्ध में कितने निजी डकोटा विमानों का इस्तेमाल किया गया? क्या कश्मीर में इस युद्ध में कश्मीर मतलब पूरे जम्मू कश्मीर के युद्ध में जितने विमानों की तैनाती की गई थी क्या वो पर्याप्त थी या कुछ और विमानों की तैनाती करना ज़रूरी था? इस युद्ध में भारत की वास्तव योजना और रणनीति क्या थी? युद्ध में भारतीय सेना की प्राथमिकताएं क्या थी? जो अभी तक हमने इन तीनों वीडियो में देखा है कि भारतीय सेना की प्राथमिकता क्या थी। कश्मीर थी, लेह लद्दाख थी, जम्मू थी या गिलगित स्कार्दू थी, उसके बारे में भी लेखक ने इस पुस्तक में लिखा है। लेखक
ये सवाल भी पूछते हैं कि भारतीय थल सेना ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण गिलगित और स्कार्दू की लड़ाई में इन दोनों जगहों को रसद की आपूर्ति करने के लिए भारतीय वायुसेना पे दबाव क्यों नहीं बनाया। अगर भारतीय सेना इस तरह का दबाव बनाती और भारतीय वायुसेना का और अच्छे से इस्तेमाल गिलगित और स्कार्दू की लड़ाई में किया जाता तो आज दोनों हिस्से शायद पाकिस्तान के नहीं तो भारत के पास हो। इस पूर्ण युद्ध में पाकिस्तान के वायुसेना की क्या स्थिति, इस तरह के काफ़ी सवालों के ऊपर लेखक ने अपने इस किताब के आखिर में चर्चा की। अगर हम इस पूरे युद्ध को पढ़ें, इस युद्ध में जो भारतीय वायुसेना ने अपना योगदान दिया उसके बारे में अगर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कश्मीर का ये पहला युद्ध थल सेना और वायुसेना के बीच समन्वय का एक आदर्श उदाहरण था। वायुसेना ने इस युद्ध में कई अलग अलग भूमिकाओं में भारतीय थल सेना की मदद की, जैसे कि उन्होंने टोही मिशन को अंजाम दिया, सेना को प्रत्यक्ष सहायता दी, मालवाहु जहाज़ों ने रसद की आपूर्ति की और एक तरह से थल सेना की आँख की तरह काम किया। मतलब थल सेना की वो आँख जो आसमान से दुश्मन पे नज़र रखती है। भारतीय वायुसेना ने इस युद्ध में कुल 1000 पाउंड के 244 बम, 500 पाउंड के 1100 बम, 5334 रॉकेट और 20 mm के कुल 4,58,319 कारतूस का इस्तेमाल किया। जनवरी से अप्रैल 1948 के इन 4 महीनों में डकोटा विमानों ने विभिन्न स्थानों पर 1.5 मिलियन किलोग्राम रसद की आपूर्ति की। पूंछ से 10,000 शरणार्थियों और 1,000 घायलों को बचाया गया। ये जो कश्मीर का जो पूरा युद्ध था जिसको ऑपरेशन गुलमर्ग कहा गया था, मतलब जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग इस कोड नाम के तहत ये लड़ाई छेड़ी थी, इस ऑपरेशन गुलमर्ग का जो शिल्पकार था पाकिस्तानी सेना का मेजर जनरल अकबर खान, इन्होंने भी भारतीय वायुसेना की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारतीय वायुसेना के विमान लगातार हमारे ऊपर उड़ रहे थे। उन्होंने वाहनों, सैनिकों, युद्ध सामग्री किसी को भी नहीं छोड़ा। वायुसेना ने भारतीय थल सेना को उत्कृष्ट सहायता प्रदान की। मतलब देखिए, दुश्मन ने भी भारतीय वायुसेना के इस अद्भुत पराक्रम को सराहा है। इस युद्ध में वायुसेना के 4 पायलट्स को महावीर चक्र, 29 सैनिकों को वीर चक्र और 1 को कीर्ति चक्र मिला। भारत जैसे नए आज़ाद देश की इस आज़ाद वायुसेना ने एयर वाइस मार्शल सुब्रतो मुखर्जी और एयर कमोडोर मेहर सिंह के कुशल नेतृत्व में अच्छा प्रदर्शन किया। प्रथम कश्मीर युद्ध इसीलिए भारतीय वायुसेना के इतिहास का एक शानदार अध्याय है। अगर आपको भारतीय वायुसेना के इस योगदान के बारे में जानना है, अगर आपको कश्मीर के इस युद्ध के बारे में जानना है तो ये किताब आप ज़रूर पढ़िएगा। साथ ही साथ इससे पहले जो हमने वीडियो बनाए थे, पहला वीडियो कश्मीर घाटी को लेकर था, दूसरा वीडियो लेह लद्दाख और गिलगित स्कार्दू की लड़ाई को लेकर था। इनका लिंक भी ऊपर आई बटन में आपको दिख रहा होगा। साथ ही साथ इन दोनों वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। इससे आपको ये जब आप तीनों वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारतीय वायुसेना ने किन विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं मानते हुए भारतीय थल सेना को पूरी मदद की और कश्मीर युद्ध को जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि अगर भारतीय वायुसेना इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करती, अगर भारतीय वायुसेना नहीं होती तो थल सेना के लिए ये लड़ाई, ये युद्ध काफ़ी मुश्किल साबित होता। अगले वीडियो में
अगला जो वीडियो होगा वो मेरे दूसरे चैनल पे होगा जिसका नाम है बुक माई समरी। और ये इस बुक माई समरी चैनल पे मेरे वीडियोस जो होते हैं वो मराठी में होते हैं। तो उस चैनल पे अगला वीडियो जो होगा वो भारतीय वायुसेना का 1962 में जो भारत और चीन के बीच जो लड़ाई हुई थी उसमें क्या योगदान था। हम सब जानते हैं 1962 में चीन ने भारत को पराजित किया था और भारतीय वायुसेना का पूरी ताकत से इस युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया था। लेकिन भारतीय वायुसेना का जितना भी योगदान रहा वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो अगला वीडियो इस टॉपिक पे मराठी में होगा। अगर आपने वो चैनल नहीं देखा तो बुक माई समरी चैनल का लिंक नीचे दिया है, डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ज़रूर वो चैनल में जाके चेक कीजिएगा। अंत में मैं यही कहूँगा, सुरक्षित रहिए, कोविड से खुद को और अपने फैमिली को बचाइए, बहुत सारी किताबें मंगवाइए, घर में बैठ के किताबें पढ़िए और कोविड को हराने में सब मिलजुल के सरकार को मदद कीजिए। धन्यवाद।